everyone, welcome back to our channel, and in this video we're going to continue the same chapter, which is friction. This is the chapter 12th of class 8 and the subject is physics. इससे पहले वाली वीडियो में हम इंट्रोडक्शन ले चुके हैं कि फ्रिक्शन होता क्या है। ये एक ऐसी फोर्स होती है जो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है। यानी अगर हम एक चीज को इस साइड पे अगर हम मोशन में ला रहे हैं, यानी इस साइड हम अपना फोर्स लगा रहे हैं, तो वो हमेशा उल्टी डायरेक्शन में यानी इससे अपोजिट में काम करती है। तो वो वाली कौन सी फोर्स होती है? फ्रिक्शन होती है। तो इसके इंट्रोडक्शन की हम बात पहले कर चुके हैं। अब बात आती है फैक्टर दैट अफेक्ट द फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। The force of friction occur due to interlocking of irregular projections. ये हमें पहले से क्लियर है कि इंटरलॉकिंग होती है। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में देखा था कि एक सरफेस हमारा ऐसा रफ सरफेस दिख रहा था, दूसरा सरफेस और ऐसा दिख रहा था। तो बीच बीच में जो ये इंटरलॉकिंग हो जाती है, इसकी वजह से क्या क्रिएट होता है? फ्रिक्शन क्रिएट होता है। तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन occur due to interlocking, ये जो इंटरलॉक होते हैं, जो हमारे सरफेस ऐसा आ रहा है और दूसरा सरफेस हमारा ऐसे जा रहा है, तो ये इंटरलॉक हो रहे हैं एक दूसरे में। ऑफ द इरेगुलर प्रोजेक्शन, इरेगुलर प्रोजेक्शन ये किसके है? सरफेस की। यानी ये वाला हमारा ऊपर का दूसरा सरफेस है किसी और ऑब्जेक्ट का, और ये वाला हमारे किसी और ऑब्जेक्ट का। तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे के साथ स्लाइड करेंगे या फिर एक दूसरे के साथ रब होंगे, तो क्या क्रिएट होगा? फ्रिक्शन फोर्स होगी ऑन टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट। तो कभी भी जो दो सरफेस अगर कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, जैसे कि ये एक सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है, कॉन्टेक्ट में आए, तो इनसे क्या हुआ? फ्रिक्शन जो फोर्स थी वो हुई इसके अंदर। अब बात आती है कि कौन से फैक्टर इन दोनों को रोक सकते हैं, यानी ये जो हमारी जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन को थोड़ा कंट्रोल में कर सकते हैं या फिर फ्रिक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। तो वो कौन से होते हैं? एक तो अगर सरफेस कैसा है, यानी अगर रफ सरफेस है या स्मूथ सरफेस है, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है कि फ्रिक्शन हमारा कितना होगा। यानी अगर रफ सरफेस होगा, यानी ज्यादा बड़े इंटरलॉक्स आ जाएंगे हमारे यहाँ पे, और इंटरलॉक ज्यादा होंगे यानी रफ सरफेस ज्यादा होगा, तो फ्रिक्शन हमारा ज्यादा होगा। तो मतलब क्या है कि अगर रफ सरफेस होगा तो फ्रिक्शन हमारी ज्यादा होगी, अगर स्मूथ सरफेस होगा तो फ्रिक्शन हमारी कम होगी। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें एक बाइसिकल का, तो हम नॉर्मली अगर हम बाइसिकलिंग कर रहे हैं, रोड के ऊपर जा रहे हैं, एक हमारे पास रोड है जो कि रफ रोड है, बहुत ही खराब रोड है, तो अगर उसके ऊपर बाइसिकल चला रहे हैं और हमने पैडलिंग करना छोड़ दिया, ठीक है, अगर हम पैडल नहीं मार रहे, फिर भी हमारा थोड़ी दूर तक तो हमारी बाइसिकल जो है वो ट्रेवल करेगी और फिर रुक जाएगी। तो ये क्या होगा? थोड़ा डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस जैसे इसने ट्रेवल किया है हमारे रफ सरफेस पे, अगर टार वाली जो हमारी स्मूथ वाली जो रोड होती है, अगर उसके ऊपर अगर हम बाइसिकल चलाएं, तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो साइकिल है वो और दूर तक जाएगी। क्यों? जैसे हमने यहाँ से अगर हम चलना स्टार्ट किया, हमने इतना रोड क्रॉस कर लिया, किसकी वजह से हुआ? ये रफ सरफेस पे इतनी वो बाइसिकल चल गई है, जबकि हमने पेडल किया भी नहीं है उसे। अगर यही चीज स्मूथ टार रोड के ऊपर अगर हम करेंगे, तो यहाँ से अगर स्टार्ट हुई है तो वो और आगे तक जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फ्रिक्शन कम है। तो हमेशा जब भी स्मूथ सरफेस होगा तो हमारी जो फ्रिक्शन होगी वो कम हो जाएगी, और रफ सरफेस में फ्रिक्शन जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है जो आपको याद रखनी है कि फ्रिक्शन कैन नेवर बी एंटायरली एलिमिनेटेड, यानी ऐसा कभी भी नहीं होगा कि फ्रिक्शन हो ही ना, यानी इतना स्मूथ सरफेस हो कि कोई भी दो सरफेस लग रहे हैं और उनके अंदर बीच में फ्रिक्शन ही नहीं है, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो मेनली क्या होता है कि अगर हम कितना भी स्मूथ कह दें, हल्की फुल्की प्रोजेक्शंस उनके अंदर रह ही जाती हैं, यानी हल्का सा रफ सरफेस रहता ही है। आप नेकेड आई से उनको नहीं देख सकते, लेकिन माइक्रोस्कोपिकली अगर हम उस सरफेस को देखें तो थोड़ा बहुत प्रोजेक्शंस हर एक के अंदर रहता है। तो कभी भी फ्रिक्शन फोर्स कंप्लीटली एंटायरली एलिमिनेट नहीं हो सकती। दूसरी चीज आती है वेट ऑफ द बॉडी, यानी अगर आप एक बॉक्स है, एक छोटा सा बॉक्स है, छोटे से बॉक्स को आप पुश कर रहे हो, तो आपने थोड़ी सी फोर्स लगाई और वो पुश हो गया। अगर आप उसमें अलमीरा है, अलमीरा को पुश कर रहे हो, तो आप जान लगाए जा रहे हो, लेकिन वो हिल नहीं रही है। क्यों नहीं हिल रही? फ्रिक्शन फोर्स जो है वो तो अपना काम कर ही रही है, साथ में जो वेट है, जो उस बॉडी का यानी उस अलमीरा का जो वेट है वो भी अफेक्ट कर रहा है उसको। तो यानी वेट अगर ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन भी हमारी ज्यादा लगेगी, वेट कम होगा तो फ्रिक्शन भी हमारी कम लगेगी। जैसे कि अगर हम ये एक बॉक्स है, ये अकेला बॉक्स है,
धक्का दिया, नॉर्मली लग गया, चला गया, वो आगे सरक गया। तो अगर वो आगे जा रहा है, इसका मतलब क्या है, उसमें फ्रिक्शन हमने इतनी कर दी है, यानी फ्रिक्शन के ओवरकम की है हमने अपनी फोर्स, तभी वो चीज जो होगी वो मूव कर पा रही है। दूसरा है, अगर ये ही ऐसे बॉक्स 3 लगाए हुए हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, 3 बॉक्स है, और उनको हम प्रेशर दे रहे हैं, उनके उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं कि वो मूव कर सके, तो इसको मूव करने के लिए हमें बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो वेट इसका ज्यादा है, इसलिए फोर्स भी हमें ज्यादा लगानी पड़ रही है, इसमें वेट कम है तो हमें फोर्स भी कम लगानी पड़ रही है। तो 2 मेजर फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं फ्रिक्शन को। वो कौन सा होता है, या तो सरफेस कैसा है, रफ है तो ज्यादा फ्रिक्शन लगेगी, स्मूथ है तो कम फ्रिक्शन लगेगी। अगर वेट के ऊपर देखें तो वेट अगर बॉडी का ज्यादा है तो ज्यादा फ्रिक्शन लग रही है, अगर वेट बॉडी का कम है तो कम फ्रिक्शन लग रही है। तो ये हमारे पास 2 फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं फ्रिक्शन को। अब देखते हैं कितने टाइप के फ्रिक्शंस होते हैं। अगर हम सिर्फ इसकी बात करें कि सॉलिड सरफेस के बीच में जो एग्जिट करते हैं, जो सरफेस, 2 सॉलिड सरफेस है, उन्हीं के बीच में जो फोर्स आती है, जो फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, उसके कितने टाइप होते हैं, वो 2 टाइप के, 3 टाइप के होते हैं। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, नाम से ही आपको पता चल रहा है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, एक जगह रुका हुआ। तो रुकी हुई को अगर हम जितनी एक मिनिमम फोर्स उतनी दे रहे हैं कि वो मूव कर सके, तो वो जो रुकी हुई को बोल रहे हैं, तो ये हमारी कौन सी होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी द मिनिमम फोर्स, वो कम से कम फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑब्जेक्ट मूव। यानी हमारे पास ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स को मूव करने के लिए हमें जो मिनिमम एनर्जी चाहिए ही चाहिए, यानी इतनी एनर्जी जो उसकी जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको ओवरकम कर सके, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये थोड़ा सा ऐसे करके आगे मूव कर सके। तो वो जो मिनिमम फोर्स होगी वो क्या होती है, स्टैटिक फोर्स होती है। स्लाइडिंग फोर्स, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कौन सी होती है, स्लाइडिंग होती है द मिनिमम फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू कीप अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन मोशन एट अ कांस्टेंट स्पीड। यानी अभी तक हमारे पास क्या था, पहले मूव नहीं कर रहा था ऑब्जेक्ट एक जगह रखा है, मिनिमम फोर्स हम उससे दे रहे हैं कि वो थोड़ा सा मूव करना स्टार्ट कर दे, तो वो हमारी कौन सी थी, स्टैटिक फोर्स लग गई थी। अब चीज मोशन में है, तो वो मोशन में बनी रहे, कांस्टेंट स्पीड के साथ वो मोशन में ही रहे, उसको बनाए रखने के लिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होती है वो हमारी काम कर रही होती है। और हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन कौन सी होती है, द फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन 2 सरफेस व्हेन अ बॉडी रोल ओवर द अदर। यानी एक हमारे पास सरफेस है, उसके ऊपर रोल कर रहा है हमारा दूसरा सरफेस। जैसे कि हमारे पास ये एक सरफेस है और उसके ऊपर हमने रोल करवाया हमारा दूसरा सरफेस। तो तभी हम ये देखते हैं कि कई बार क्या होता है, बहुत हैवी चीज को हम उठा के लेके जाने की बजाय हम नीचे रोल करवा देते। जैसे कि आपने सिलेंडर्स वगैरह देखे होंगे, तो सिलेंडर को अगर उठा के लेके जाओ तो वो बहुत हैवी होते हैं, बहुत मेहनत लगती है, बहुत फोर्स लगता है। उसकी बजाय अगर आप उसको रोल करवाओगे तो वो इजीली चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो तीनों फोर्स होती है इनके भी मैग्नीट्यूड अलग अलग होते हैं, यानी इनके जो इफेक्ट हैं वो थोड़े अलग अलग होते हैं। जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है वो सबसे कम होती है, उससे ज्यादा स्लाइडिंग फ्रिक्शन में लगता है और सबसे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर लगता है। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट को, उस एक रुका हुआ ऑब्जेक्ट है, उसको अगर हम प्रेशर दे रहे हैं, फोर्स दे रहे हैं उसको मूव कराने के लिए, तो सबसे ज्यादा एनर्जी हमारी किस में लगेगी, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होती है वो सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए कि अब हम उसको मूवमेंट में ला रहे हैं, मोशन में ला रहे हैं। फिर जब चीज मोशन में आ जाती है, अगर ये ऑब्जेक्ट जो है वो मूविंग है, जैसे कि अगर आपने कार का एग्जांपल देखा होगा, कभी कार खराब हो जाती है तो कार को हम प्रेशर दे रहे होते हैं, पीछे से हम फोर्स दे रहे होते हैं कि कार चले, पीछे से धक्का दे रहे हैं। जब तक कार बिल्कुल रुकी हुई है और हम धक्का दे रहे हैं तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कार जैसे ही चलना स्टार्ट हो जाती है उसके बाद क्या होता है, वो जल्दी आराम से रोल करना स्टार्ट कर देगी, फिर हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा ज्यादा होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो उससे कम होता है, और रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो सबसे कम होता है। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ आपको, चीज क्या थी। फैक्टर दैट अफेक्ट द फ्रिक्शंस कौन से हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं,
सरफेस कैसा है, यानी अगर रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन जो होगी वो ज्यादा होगी, स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन जो होगी वो कम होगी। अगर वेट ज्यादा है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगी, अगर वेट बॉडी का कम है तो फ्रिक्शन कम होगी। जैसे कि अगर स्मूथ सरफेस का हमने एग्जांपल बाइसिकल चला के देखा था कि बाइसिकल अगर हम चला रहे हैं, एक रफ रोड के ऊपर चला रहे हैं और हम पैडल नहीं कर रहे हैं, तो भी हमारी जो बाइसिकल होगी थोड़ा दूर तक चली जाएगी। लेकिन अगर वो स्मूथ सरफेस होगा, यानी जो टार वाली जो रोड होती है वो बहुत स्मूथ होती है, अगर उसके ऊपर देखें तो बाइसिकल वहीं पे आके हमने पैडलिंग करना बंद किया उसी पॉइंट पे, तो भी वो थोड़ा और दूर तक जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फ्रिक्शन जो होगी वो कम लग रही है। तो वेट हमें समझ में आ गया। अगर हम एक बॉक्स, आप एक बाल्टी पानी उठा रहे हो और आप 3-4 बाल्टी पानी उठा रहे हो तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो वेट का भी फर्क पड़ता है। सेम ऐसे आप एक बॉक्स को धक्का दे रहे हो, आपने फ्रिक्शन लगाया, मतलब आपने अपनी फोर्स लगाई और फ्रिक्शन उस पर काम कर रही है, तो एक बॉक्स को हिलाने में जितनी मेहनत लगी, अगर वही 3 बॉक्स होते उसके लिए आप इतनी फोर्स लगाते तो वो फोर्स कम पड़ती, वो इतनी जल्दी से नहीं हिलता, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती उसके लिए। तो फोर्स ज्यादा किस में लगेगी? जब वेट ज्यादा होगा, वेट कम है तो फोर्स भी कम लगेगी। अब आते हैं टाइप ऑफ फ्रिक्शंस। टाइप ऑफ फ्रिक्शंस क्या होते हैं? अगर हम सिर्फ सॉलिड सरफेस की बात करें तो कौन से होते हैं? एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है और एक रोलिंग फ्रिक्शन होता है। रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो कम होता है, उससे ज्यादा किसमें? स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है हमें फोर्स जो होती है वो ज्यादा देनी पड़ती है उसमें। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो सबसे ज्यादा, यानी रुकी हुई, अगर एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है उसको अगर हम फोर्स दे रहे हैं कि वो मोशन में आ जाए, उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं और ये सबसे ज्यादा लगता है। फिर आता है स्लाइडिंग। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कौन सा होता है? यानी अब ये जो चीज है इतनी तो हो गई है कि ये मूव करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन ये मूव करती रहे कांस्टेंट स्पीड के साथ, वो कौन बना के रखता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन बना के रखता है। तो वो इस वाली से थोड़ा सा कम होती है। फिर आता है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है? आप रोल करा रहे हो कोई चीज को, यानी एक सरफेस है, सरफेस पे एक हमारे पास रोलर है और उससे हम रोल करा रहे हैं, जैसे कि आप सिलेंडर का एग्जांपल ले सकते हो। तो उसके अंदर अगर रोल करवा रहे हो तो हमारी फ्रिक्शन और भी कम लगती है। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।